कहते हैं बूंद बूंद से सागर भर जाता है। थोड़ा थोड़ा रोज अगर सीखा जाए तो एक दिन बहुत कुछ हम सीख जाएंगे। बहुत ज्यादा सीखना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि जो सीखा गया है उसे याद रखा जाए। तो जो भी छोटा छोटा सीख रहे हैं आप उसे याद रखें तो एक दिन बहुत बड़ा संग्रह तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, आज मैं इंग्लिश की कड़ी में छोटे बच्चों के लिए जो 3rd, 4th, 5th में पढ़ते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैज। यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। ये अब इसके लिए इसका मतलब होता है क्या? कोई चीज जब हमारे पास होती है, हम रखते हैं किसी चीज को, तब हम इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसको यूं समझ लें, हैज, हैव, हैज, हैव और हैड का प्रयोग ये समझ सकते हैं कि हम जो इसका हैड हैज कहां लगाते हैं, कैसे करते हैं, इस चीज को समझना है। जैसे देखिए, कुछ सेंटेंस होते हैं, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। सी हैड अ पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल थी। ये जब हैज, हैव और हैड का मतलब ये निकलता है कि जब हमारे पास कोई चीज होती है उसको कहना होता है, तब हम इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और कुछ नियमों को ध्यान में रखें, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, सिंगुलर नंबर कोई है और वर्तमान काल के साथ है, अकेला है कोई, एक है और एक वचन कह सकते हैं हिंदी में, एक वचन में करता है तो, और प्रेजेंट में है, वर्तमान काल में है, तो हैज लगाते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है। प्लूरल नंबर अगर है, अगर ये बहुवचन है, बहुवचन का मतलब होता है प्लूरल, ज्यादा लोग। जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो उसे प्लूरल कहते हैं, तब वहां पर हम हैव लगाते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जैसे पास्ट में कोई बात हो, ये दूसरा नियम था। तीसरे में अगर पास्ट की बात हो, पास्ट का मतलब ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में था हो, उस समय की बात हो कि जैसे हमारे पास एक पेन था, अब नहीं है, था, बीते हुए समय की बात की जा रही हो, तो हैड लगता है। और ये हैड सबके साथ लगता है, उसमें एक वचन, बहुवचन की बात नहीं होती है। वहां पर हैड सबके साथ, चाहे सी हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, सबके साथ आप हैड लगा दें, ये सेंटेंस बनेगा। लेकिन ये कब? जब पास्ट टेंस की बात हो, भूतकाल की बात हो, तब वहां पर हम हैड लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब की जगह। फिर देखिए, जैसे निगेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव की हो गई। निगेटिव सेंटेंस में क्या कहते हैं? हैज लगाया होगा आपने, या हैव लगाया होगा, या हैड लगाया होगा, इसके तुरंत बाद नॉट लगाइए तो ये निगेटिव में बन जाएगा। नो भी लगाया जाता है, नो। अब नो कब लगाया जाता है और नॉट कब लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है। देखिए, नो जो है वो एक वचन जब करता होगा, एक वचन, तब ही नो लगा सकते हैं। बहुत लोग अगर होंगे तो नहीं लगा सकते। नो में क्या करते हैं हम? नो तभी लगाते हैं जब एक वचन हो। एक वचन, ध्यान रखिएगा, एक वचन जब होता है तो नॉट की जगह नो हम लगा सकते हैं।
फिर 5वां नंबर देखिए, क्या याद रखना है आपको, अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम स्टार्टिंग में ही ये चीजें लिखते हैं, ये शुरुआत ही इससे करते हैं, हैज, हैव या हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते, ये होता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क भी होता है, जिसमें क्वेश्चन वाले शब्द लिखे होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो शब्द हम पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो है उसको हम पहले लिख देते हैं, फिर इन शब्दों को हैज, हैव, हैड, इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इस तरीके से आप पूरे ट्रांसलेट के नियम पता चल गए, आप कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखें कि इंग्लिश के कुछ शब्द आते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहां, कब, ये शब्द हैं, इनकी इंग्लिश भी आपको याद रखनी है। इन शब्दों को जब पहले लिखते हैं तो किसके साथ, सबके साथ एक ही शब्द नहीं होता है, अलग अलग जो मीनिंग उसकी होती है उस वर्ड को सबसे पहले हम लिखते हैं। ये आज का नियम है। यहां पर आपको इन बातों को ध्यान में रख करके, अगर कहीं कुछ मेरे पास ऐसा है, या गाय के पास 4 पैर हैं, तो उसके 4 पैर हैं, उसके पास 4 पैर हैं, वह 4 पैर रखती है, ये सेंस निकलेगा उसका। वाक्य कोई भी हो, कैसा भी बना हुआ हो, उसका अर्थ समझिए कि उसके पास हैं, वह रखती है, या उसके हैं, ऐसा शब्द कोई आते हैं तो हैज, हैव, हैड का ही प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखिए, कुछ हम सेंटेंस आपको बोल रहे हैं, लिखवा रहे हैं, उन्हें लिख लीजिए और उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे आई, आई देखिए अकेला है, एक वचन है, तो कहीं उसके साथ हैज मत लगा देना, उसके साथ हैव ही लगता है। बहुवचन कुछ भी हो और आई जो लिखा होता है उसके साथ हैव लगता है। इस बात को ध्यान में रख करके ट्रांसलेशन करेंगे आप। पहला वाक्य लिखिए, गाय के 2 सींग होते हैं। गाय के 2 सींग होते हैं। ये पहला सेंटेंस है। दूसरा, तीसरा और चौथा, आप दूसरे में क्या करेंगे, गाय के 2 सींग नहीं हैं, इसी को चेंज कर दीजिए। तीसरे में क्या करेंगे, क्या गाय के 2 सींग होते हैं, क्या आगे लगा दीजिए, तो क्या गाय के 2 सींग होते हैं। समझ गए, मतलब यही पूरा सेंटेंस रहेगा। दूसरे में गाय के 2 सींग नहीं होते हैं, नहीं जोड़ना है, और तीसरे में क्या को पहले लगा दीजिए और वही बात पूरी लिख दीजिए, एक ही ट्रांसलेशन बनेगा। अब चौथा सेंटेंस, हमें इसके बीच में कहीं क्वेश्चन वाला शब्द यूज करना है। क्या, कब, कहां, कैसे, ये जो शब्द हैं इसके बीच में लगाइए, तो हम लिख सकते हैं गाय के, तो उसमें कुछ गायब भी करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए क्या आपने लगा दिया तो लिख सकते हैं गाय के 2 क्या होते हैं, या 2 सींग कहां होते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसमें गाय के 2 सींग कहां होते हैं, कहां होते हैं। इस तरीके से 4 सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। अब लीजिए अगला 5वां मैं फिर बता रहा हूं। हर सेंटेंस के 4 टाइप के सेंटेंस आप बना लीजिए।
अगला है उनके पास किताबें थीं। ये 5 नंबर पर लिखेंगे, उनके पास किताबें थीं, ये बन गया। फिर देखिए 6 नंबर पर उनके पास किताबें नहीं थीं। फिर 7 नंबर पर क्या उनके पास किताबें थीं। और 8वें नंबर पर उनके पास क्या था, क्या थी, है ना, या उनकी किताबें कहाँ थीं, उनके पास किताबें कहाँ थीं या कब थीं, उनके पास कब थीं किताबें। इस तरीके से ये 8 क्वेश्चन आप कर लेंगे। हम एक सेंटेंस बोलेंगे, आप उसको 4 टाइप से बदल देंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रागेटिव का दूसरा पार्ट। इस तरीके से 8 सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला एक और लिखिए 9 नंबर पर। 9 नंबर पर लिखिए, दादी जी के पास रामायण है। दादी जी के पास रामायण है। ये हो गया। अब 10 नंबर पर क्या लिखेंगे, दादी जी के पास रामायण नहीं है। फिर 11 नंबर पर क्या लिखेंगे, क्या दादी जी के पास रामायण है। और 12 नंबर पर लिखेंगे, दादी जी के पास क्या है। इस तरीके से 12 सेंटेंस आपको मिलेंगे, उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फिर जो मीनिंग आपको नहीं आती है उसे सर्च करेंगे और धीरे धीरे करके आपको बहुत कुछ सीखते चले जाएंगे। रोज हम कुछ सेंटेंस इस तरीके से बनाना बता रहे हैं। आप करते रहिए, छोटे बच्चों को दिखाते रहिए। घर में जो भी परिवार में आपके परिचितों में छोटे बच्चे हैं, उन्हें मेरा वीडियो देखने के लिए कहिए, तो उन्हें मजा भी आएगी और धीरे धीरे करके उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। धन्यवाद।